कालनिधि योग मतलब, थोड़ा सा मैं इस योग के बारे में बता देना चाहूंगा। काल का मतलब होता है समय, और निधि का मतलब होता है आपके पास संचित धन। उसको निधि बोलते हैं सर, रामावताज। जी तो हमारे देखिएगा, देखिए, इजीली सिंपल सा अपना भारतीय भाषा में सारे योग लिखे हैं। ठीक है। भारतीय भाषा उत्पन्न कहाँ से हुए? सारे सारे तो सारे मूलतः संस्कृत से हैं, है ना सुमित जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सारे तो सारे लगभग यहीं से पैदा हुए हैं। और तो कहीं हुए नहीं। हेलो। जी सर। तो यूं कह सकते हैं हम, जैसे प्राकृत हुए, संस्कृत से निकल के फिर प्राकृत हुए, फिर उसके बाद जितना क्षेत्रीय भाषा है वो भाषाएं उत्पन्न हुई। तो मूलतः तत्सम शब्द जितने हैं, तत्सम मतलब जो डायरेक्ट संस्कृत से आए हुए हैं, जैसे अपने साहित्यिक हिंदी शब्द जिनको कहते हैं, ठीक है, वो तो मूलतः तत्सम शब्द हैं, संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। उसके बाद देश काल पात्र के हिसाब से वहां पे अब उर्दू ढुक गया, अरबी फारसी इत्यादि बहुत सारा भाषा ढुक गए। ठीक है, शब्द ढुके हैं बहुत सारा, और अभिधान बढ़ता चला गया। तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता है। निधि का मतलब हर कोई जानते हैं कि निधि मतलब होता है धन। सुमित जी, है ना? जानते हैं ना? जी जी सर। निधि किसको बोलते हैं? ये प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का निर्मला में भी निधि शब्द आया था। गोदान में भी जी है, सर। गोदान में भी है जी निधि, है ना? गोदान पढ़े हैं जी दास? सर। जी सर। जी सर। पढ़िएगा पढ़िएगा, बहुत अच्छी, हम्म। बहुत भाषा संबंध, भाषा के बारे में बहुत कुछ सीख सकेंगे सर। बहुत अच्छा। गोदान सर, नमक का दरोगा सर, सब सब पढ़ी हैं हाँ सर। हाँ, आपका तो होगा बाप, रंगते खड़े होने वाला। चलिए सर, हम्म। लिखिए। काल निधि योग। बृहस्पति, बुध या शुक्र के लिए सेकेंड हाउस में या पंचम हाउस में? सेकेंड हाउस में या पंचम हाउस में बुध या शुक्र या बृहस्पति होना चाहिए। निधि देने वाले जो ग्रह भाई, निधि देते हैं कौन कौन ग्रह? निधि देते हैं तीन ही ग्रह, शुक्र देते हैं, बुध देते हैं और बृहस्पति देते हैं। मानी, है ना, संपदा। चाहे कितनी डिग्री का हो सर, इसमें डिग्री काउंट करेगी क्या सर? नहीं या होना डिग्री, चाहिए? नहीं नहीं, डिग्री मैटर ही नहीं करेगा यहाँ पे। सेकेंड हाउस में होनी चाहिए। मतलब चाहे गुरु जैसे, हो चाहे गुरु, गुरु से सेकेंड में, मान लीजिए गुरु का जो जैसे धनु राशि हो गया, धनु राशि का सेकेंड मकर राशि, मकर राशि में अगर बैठ गया ये, क्या बोलते हैं आपका, बृहस्पति या शुक्र या बुध, तो कालनिधि योग बन गया, है ना? तीनों बैठे हैं या कोई एक बैठ जाए सर? नहीं, तीनों में से कम दो ग्रह बैठना पड़ेगा। अच्छा। कम से कम दो ग्रह बैठना पड़ेगा। तीनों के तीनों तो मिलते नहीं है सर। ठीक है, वो तो सूत्र है, सूत्र कभी प्रॉपर होते हैं सर, नहीं तो फिर हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस क्यों कहा गया, है ना? या उनके द्वारा दृष्ट हो, खाली बैठने से ही नहीं होगा, उनके द्वारा दृष्ट होने से भी
आपका ये योग बन जाएंगे। इसका ये ए पार्ट, बी पार्ट में थोड़ा सा और चीज है, उसको भी सर लिख लीजिए। चंद्र को क्यों नहीं लिया इसमें सर? नहीं, चंद्र यहाँ पे पैसा नहीं देता है ना सर, यहाँ पे मनी चंद्र सर ऐसे ओरिएंटेड। देखा जाए तो काल पुरुष की राशि सेकंड हाउस में दूसरी राशि होती है, उच्च का हो जाता है वो। तो ऐसे चंद्र नहीं देगा सर धन योग? चंद्र का कारकत्व में धन तो है नहीं, चंद्र के कारकत्व में मन है, माँ है, धन कहाँ है? ठीक है है। ना? तो धन देने वाले जो ग्रह हैं बेसिकली प्रैक्टिकली हम वही लेंगे। ठीक है सर। बी पार्ट में लिख लीजिए, लग्न का सेकेंड या पंचम में बृहस्पति, कमा बुध, कमा शुक्र हो, चाहे युति में हो या आपस में दृष्टि विनिमय में संबंध हो, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उसको, चाहे युति में हो या आपस में दृष्टि विनिमय में संबंध हो। मान लीजिए जैसे पंचम में या सेकेंड हाउस में बैठ गया बुध शुक्र और बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हो गया, तो भी काल निधि योग बन गया। ठीक है। जी। तब काल निधि योग बनता है। इसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में। अच्छा, इसका रिजल्ट लिख लीजिए। ये राजतुल्य क्षमता का अधिकारी होते हैं और ये लोग कहीं ना कहीं अपने संचित धन को संचित धन को अपने दुस्समय के लिए कहीं गाड़ के रखते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा अपना रिसर्च भी बता दूं सर। जी। जी सर। कालनिधि योग में पैदा हुआ इंसान जिगजैग होता है थोड़ा। जिगजैग का मतलब है इसका उत्थान पतन लगा हुआ रहता। इसका जो गच्छित या संचित धन होता है वही इसकी ताकत होती है। आप ऐसा मत समझना कि कालनिधि योग में मतलब वो समय काल को वो ये कर लेता है, ऐसा नहीं है। वो काल के अनुसार अपना निधि का प्रयोग करना जानता है। ठीक है। आजकल के दिन में भी आपको कालनिधि योग बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे एसआईपी करने वाला लोग होते हैं ना बहुत। हम्म। तो एसआईपी करने वाले लोग जो है, जो लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते हैं, वो अपना संचित धन को कहीं गच्छित रखते हैं ना, रखते हैं सर। तो समझ लो वो कालनिधि योग है। और कालनिधि योग ना हो तो फिर कर नहीं पाएंगे इस तरह। हाँ, इनका एक खासियत, रिजल्ट में एक खासियत होता है कि ये लोग निरोग रहते हैं, ये लोग ना रोगग्रस्त कम होते हैं। चलो, ये भी एक मकर लगन की कुंडली लेता हूं। ठीक है। और
मकर लगन में राहु बैठा है, तो ऑब्वियसली यहाँ केतु होगा सप्तम में। ठीक है, सेकेंड हाउस में तो ये होगा 11, 11 नंबर, 12 नंबर। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सेकेंड नंबर में हम आपको बिठाएंगे कुछ स्पेसिफिक ग्रह, जैसे बुध शुक्र चंद्र को तो लेंगे। बुध, बृहस्पति, अपना सूत्र में है ना, बुध बृहस्पति। हम्म। हम्म। तो बुध लिया, बृहस्पति लिया, अ, शुक्र लिया। ठीक है, आप मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पे सूर्य भी ले लीजिए, और यहाँ पे आप हम्म, चंद्र को भी ले लीजिए, अमावस्या का जान समझ लीजिए। ठीक है, इसको आप ले लीजिए, मान लीजिए। हमको मेन टारगेट मेरा कौन सा है, ये वाला है ना। जी। लगन का सेकेंड हाउस में देखिए बुध बृहस्पति शुक्र है, हो गए। इकट्ठे बैठे हैं, त्रिग्रही योग। ये हो गया काल निधि। ये हो गया काल निधि योग। ठीक है, ये एक ऐसी व्यक्ति की कुंडली है जो कि अपने लाइफ टाइम में बहुत बड़ा अचीवमेंट पाए थे। ओके, मैं किसका कुंडली है वो नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको ये कह सकता हूं। और अंग्रेज पीरियड में भी उनका बहुत धाक था, और आजाद भारत में भी उनका बहुत धाक था। सुभाष चंद्र बोस सर। ना ना ना, ना ना ना, सुभाष चंद्र बोस का डायरेक्ट कुंडली दूंगा आप लोगों को, मैं दूंगा ये सब। माने जो अपने वरेण्य जितने भी ये हैं, अ, देश नेता हैं, उस सबका कुंडली मैं प्रैक्टिकल में दूंगा। क्लियर हो गया सर, समझ गए ना इसको। ठीक है। जी सर। अगर सर रामावतार जी इसमें बोलिए। अगर इसमें अगर सर इसमें बुध और शुक्र यहाँ बैठे हो सेकंड हाउस में, हाँ, और और बृहस्पति को कहीं सिक्स। भी बैठा दीजिए, उस पर दृष्टि पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। बुध को, बृहस्पति को अष्टम हाउस में बिठा दीजिए, ठीक। है ना। तो भी तो काल नीति योग बन रहा है। आप ठीक। मान लीजिए शुक्र बृहस्पति को वहां बिठा देते, बुध बुध का दृष्टि विनिमय करवा देते, तो भी होता। बुध बृहस्पति को बिठा देते, बुध बृहस्पति सूर्य को एक साथ बिठा दे, और शुक्र से दृष्टि विनिमय करवा दे, तो भी बन जाएगा, है ना। क्लियर। यानी सर, ओके। हाँ, यानी सर अष्टम से भी बन जाएगा, और सेकंड हाउस में अगर बैठ जाए तो भी बन जाएगा सर। हाँ, सेकेंड हाउस में बैठ जाए तो भी बन जाएगा। मान लीजिए सेकेंड हाउस सिक्स में सिक्स ना भी हो, पंचम सिक्स। हाउस में हो, पंचम हाउस में हो, जी सर। सेकेंड और पंचम दोनों में होंगे ना, तो सेकेंड हाउस में ना हम्म, हो तो भी बन जाएंगे सर। पंचम में बिठा जी दीजिए, सर। 11th आपका कनेक्शन करवा दीजिए आपका सेवेंथ का, है ना। जी सर, पंचम से बिल्कुल बिल्कुल। सेवेंथ में किसी को बिठा दीजिए, तो भी तो बात वही है,
घूम फिर के वही बात जी होगी। सर। ये आइदर सेकेंड हाउस में होना चाहिए या पंचम भाव में होना चाहिए। भाव तो दो ही है आपके पास, चाहे वो एक साथ युति बना के बैठ जाए या आपस में दृष्टि विनिमय संपर्क करके बैठ जाए। कम से कम दो ग्रह को तो आपको युति देना ही पड़ेगा, है ना सर। जी सर। चलिए, हंस योग बहुत पॉपुलर योग है, और ये पंच महापुरुष योग में से भी एक है, इसलिए इस योग को समझना बहुत जरूरी है। और ये काफी कुंडली में मिलता है, बहुत से कुंडली में मिलता है। इसको बुध थोड़ा का। सा समझिएगा। नहीं नहीं, बृहस्पति से योग बनता है ये, ठीक है। अच्छा। तो इसको थोड़ा लिख लीजिए, पहले योग का फॉर्मूला लिख लीजिए। जी। बृहस्पति आपने उच्चस्थ हो, बृहस्पति अगर उच्चस्थ हो अथवा अपनी राशि में केंद्रस्थ हो, तो हंस योग बनता। अब बृहस्पति के उच्चस्थ होने का मतलब कौन सा है? सर कर्क राशि चतुर्थ में में होना। सर। कर्क राशि में। तो बृहस्पति इधर कर्क राशि में होगा। यहां देखिए, मैंने बोला उच्चस्थ, मैं यहां केंद्र नहीं बोला। तो आपका वो उच्चस्थ कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन राशि उसकी कर्क होनी चाहिए। मान लीजिए अगर वृष लग्न हो जाता, वृष लग्न के लिए केंद्र ये कर्क कहाँ आएंगे? तीसरे भाव में आएगी सर। तीसरे भाव में आएंगे। तो वहां पे अगर बृहस्पति बैठे तो भी हंस योग बनेंगे, ठीक है। या तो फिर जी। धनु राशि में बृहस्पति, धनु राशि में बृहस्पति और धनु को केंद्र में होना चाहिए। या मीन राशि में बृहस्पति हो, बृहस्पति और वो केंद्र में होना चाहिए। क्लियर? ओके सर। तो आप इसको समझते हैं, देखिए। जैसे सर धनु लगन में अगर गुरु अष्टम भाव में बैठा हो, है, नहीं या नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा या सर। फिर केंद्र या में। लग्न में बैठा हो, दोनों में से। लगन बनने से सर हाँ, लगन लगन में अगर धनु राशि, धनु राशि, धनु लग्न, धनु राशि हम्म। दिखा देते हैं सर। हाँ बोलिए सुमित जी। तो सर वृषभ में कैसे बन गया फिर ये तीसरे भाव में? अरे सर, मैंने बोला ना उच्चस्थ होना, सूत्र क्या तो बोला मैंने? उच्चस्थ तो धनु लगन में सर, अष्टम भाव में अगर कर्क राशि आ रही है तो वहां भी उच्चस्थ हो रहा है। हाँ, तब भी बनेगा, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना। तब भी बनेगा। जैसे मान लीजिए आपने धनु लगन बोला, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब सर जी समझो, यहां पे अगर आप जुपिटर बिठाओगे, ठीक है, उच्चस्थ हो गया। हम्म। तो ये हो गया आपका हंस, ठीक है। हम्म। यहां देखो, 12 में यहां पे बृहस्पति बिठा दो, जुपिटर, हम्म। ठीक है। ये हो गया हंस, ओके। हम्म। यहां पे जुपिटर बिठा दो तो भी हंस होंगे।
क्योंकि ये भी तो केंद्र है। हम्म। जी सर। तो हंस जो कहीं पे भी बन सकते हैं, बट ये बनते तभी या तो बृहस्पति उच्चस्थ होते हैं, या आप देखिए, अब यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया राम अवतार जी, वो समझते हैं हम उसको, थोड़ा समझते हैं। देखिए, अष्टम का जो जुपिटर जो हंस योग बना, अब ये मान लीजिए मैं आपको, अगर आपको यहाँ पे बोलूं, यहाँ देखिए 3 जगह पे 3 हंस योग बने हैं, हम्म। लेकिन पावर किसका सबसे ज्यादा होगा? पावर तो लगन का ही होगा सर। पावर लगन का होगा, 1 नंबर में होगा। उसके बाद पावर इसका ये 2 नंबर में होगा। उसके बाद ये पावर 3 नंबर में होगा। क्यों बोलिए तो? हम्म। क्योंकि क्यों- बोलिए, बोलिए। क्योंकि सर वो सर वो अपने के घर में बैठा हुआ है, और सर ये चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, वो अपने घर में क्या, ये सेकंड नंबर में जो है वो भी तो दिए हम, वो सेकंड नंबर दिए, जो आपका धनु में मीन में बैठा है। हाँ, 9 और 12 में अपने घर में बैठ गए जुपिटर सर। और हम्म। अष्टम में जो वो चंद्रमा के घर में बैठ गए, तो 9 और 12 ज्यादा स्ट्रोंग रहे सर। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा स्ट्रांग 9 है, जी। क्योंकि वो मूल त्रिकोण भी है और केंद्र भी है, जी सर। और गुरु का स्वयं का मूल त्रिकोण हाउस भी है। जी सर। तो सर आ, इसमें केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा अगर फोर्थ हाउस में बैठता है तो बिल्कुल गुरु लगेगा, को? बिल्कुल लगेगा। और साथ में शुभ ग्रह बैठा तो वो भी दिक्कत है। वो भी दिक्कत है। तो फिर हंस योग भी बन रहा है सर। हंस योग भी बन रहा है, इसीलिए तो योग योग बनता है। हंस योग भी तो एक राजयोग है। तो हम्म। राजयोग बनते हैं और राजयोग भंग होते हैं। राजयोग अच्छा। भंग जब होते हैं तो फिर ऐसे कंडीशन में भंग होते हैं, केंद्राधिपत्य योग दोष भी लग गया, और साथ में यहाँ पे अगर कोई अशुभ ग्रह आ जाए तो हंस योग बन जाएंगे। लेकिन मान लीजिए यहीं पे अगर शुक्र बैठ गए तो हंस योग तो बनेंगे, बट राजयोग का भंग भी होगा, यानी उनको अच्छा फल नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन वही जुपिटर 8 हाउस में है, तो 8 हाउस में तो जुपिटर अच्छा नहीं होता बहुत ज्यादा, हम्म। 8 हाउस में। लेकिन चूंकि वो उच्चस्थ है और आपका कर्क कर्क के अंदर है, तो नेचुरली कर्क का वो पाप बोध उसके अंदर होता नहीं। तो अगर हम सिस्टमेटिकली देखें, तो यहाँ पे मैं इसका, अब मेरी जो थ्योरी है उस थ्योरी के अनुसार अगर मैं चलूं, तो ये 1 नंबर आएगा, ये 2 नंबर आएगा, और ये 3 नंबर आएगा। क्लियर सर? ठीक है सर। सर ये सर पाप बोध क्या है? वो जैसे जो है वहां बैठे हुए हैं, जो है अष्टम में जो है अष्टम गुरु। में, अष्टम में कोई भी ग्रह बैठते हैं, अष्टम में, अष्टम कौन सा हाउस है? पीड़ादायक सर गड्ढा है। हाउस या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला हाउस? हाँ जी सर। तो अष्टम में कोई भी हाउस बैठते हैं वो दुस्थान है। जी। दुस्थान के बैठने वाले ग्रह कभी अच्छे फल देते हैं क्या? नहीं सर। नहीं देते हैं। नहीं देते मतलब पाप बोध होता है प्लैनेट के अंदर। ओके सर, समझ गया मैं। ठीक है, क्योंकि हम्म। वो तो शुभ कारक ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक ग्रह है। हम्म। अब नेचुरल बेनिफिक ग्रह अगर अच्छा भाव भैया, आप समझो आप एक ईमानदार व्यक्ति हो, आपको एक भ्रष्ट आदमी के पास नौकरी में रख दे, तो क्या आपके अंदर पाप बोध नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। तो आप ईमानदार, आप खुद ईमानदार हो, आप भ्रष्ट व्यक्ति का काम कर रहे हो, मजबूरी है आपकी, हम्म। तो आपके अंदर एक पाप बोध रहेगा।
बिल्कुल सर, अब आया लेकिन समझ में सर। लेकिन कर्क में जब बृहस्पति बैठते हैं तो उनके अंदर पाप बोध नहीं होता, क्योंकि जी वो गंगा को देखते हैं। जी। उनकी दृष्टि सही होती है सर वहाँ। उनकी दृष्टि सही हो, ठीक है। बहुत वो बढ़िया। गंगा देखते हैं, वो कर्क राशि में जैसे ही आ गए तो वो चारे सारे चीजों को जो है ना अपने एकदम माने बिना चश्मा लगाए हुए देखते हैं, साधारण दृष्टि से देखते हैं। तो साधारण दृष्टि में और चश्मा लगाए हुए दृष्टि में तो फर्क होगा ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसलिए मैंने बोला पाप जी सर। बोध नहीं होता। अब समझ में आया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी सुमित जी ऐसा ही है, ये छोटी छोटी बातों को डिकोड करता। सर हंसरोग का रिजल्ट क्या होता है सर? हम्म। हंस का हंसयोग का रिजल्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए। हम्म, हंस जो बना या नहीं बना कैसे समझेंगे उसकी भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो हाथ होता है ना, हाथ हाथ की लग ये हथेली। पामिस्ट्री, जिसको हथेली बोलते हैं, पामिस्ट्री, हस्तरेखा। हम्म, यहाँ पे शंख चक्र गदा या पद्म का साइन जरूर रहेगा। विष्णु के हाथ में जो साइन होते हैं ना, हम्म। उसका एक ना एक अंश आपके हथेली में जरूर होंगे, या तो पैर में शंख ये चक्र। लेडीज कोई और भी जेंट्स कोई का भी अलग कोई अलग भी हैंड या एक ही? नहीं, नहीं नहीं, कोई भी हो, किसी भी हाथ में हो सकता है, लेफ्ट किसी भी राइट में? हाथ, किसी भी हाथ। अगर बाएं हाथ में है और अगर पुरुष है तो प्रारब्ध लेके आया है वो। खैर कोई बात नहीं, मैं देख तो नहीं रहा हूं। हाँ, बताता हूं, सुन लीजिए। आ, अगर बाएं हाथ में है शंख गदा चक्र पद्म या अंकुश, कोई भी एक साइन अगर बाएं हाथ में है तो वो प्रारब्ध में लेके आ रहा है। अगर दाहिना हाथ में है तो इस जन्म में उसको क्रियामान में उसको कंटिन्यू करना है उसको। अगर बायां पैर में है, बायां पैर में है, तो आप समझ लीजिए उसका स्टेपिंग जो भी होगा वो विष्णु के अंशावतार की जैसा होगा। लेकिन अगर दाहिने में ना हो तो इस जीवन में भ्रष्ट भी हो सकता। एक्चुअली मैं अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि पामिस्ट्री की बात नहीं करूंगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए मेरा सर पे हाथ चला गया। हाँ, लेकिन याद आया कि माँ से मैंने बोला था कि नहीं पामिस्ट्री देखूंगा नहीं। ठीक है, वादा किया था। तो पढ़ाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो ये चीजें संभव है अगर दोनों हाथ में है पुरुष के लिए। तो आप 100% आप समझो कि आपके हंस अवतार भंग नहीं होंगे, आपका हंस योग भंग नहीं हो। अगर एक हाथ में है एक हाथ में नहीं है तो आपका कुंडली आपको देखना पड़ेगा, कहीं राजयोग भंग तो नहीं हो गए, फल नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसका जो रिजल्ट होता है, जातक बड़ा प्रिय होता है सबका, सब वो न्यायपरायण होता है। अगर वो एक बार किसी को वचन दे देता है वो जिंदगी भर उस वचन पे वो कायम रहता है। जैसे पालनहार विष्णु या श्री कृष्ण, जैसे जो जिस नेचर के होते हैं जातक के अंदर वही नेचर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए अगला को समझते हैं। अगला एक योग और आज करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। सर इसका रिजल्ट रिजल्ट तो लिखा दो सर। दिखा है ना, लिखा है ना, वचनबद्धता, न्यायपरायणता, न्यायप्रियता,
सबका प्रिय, जातक सुखी होता है, जातक मतलब हर चीज का उसको सहूलियत मिलता है, और वो अपने वचन के लिए, अपना वचनबद्धता के लिए वो जीवन का कोई भी त्याग करने में सक्षम होता है। रिजल्ट वही है। ओके। अच्छा, एक और जब हंस योग पढ़ाए तो एक और योग पढ़ा देते हैं, वो है मालव्य योग। ये भी वही पंच महापुरुष योग में से एक है, मालव्य योग। शुक्र अगर अपना उच्चस्थ हो या अपनी निजी राशि में हो, और केंद्र में स्थित हो, तो मालव्य योग बनता है। शुक्र उच्चस्थ कहाँ होते हैं? अब 12 में। मीन राशि में। ठीक है। और शुक्र का दो राशि है, एक है वृषभ और दूसरा है तुला। चाहे शुक्र मीन में हो, चाहे शुक्र आपका वृषभ में हो, और चाहे तुला में ज्यादा तुला बढ़िया में हो, बनता है। तुला में हो, बट कंडीशन क्या है, इसको केंद्र में होना होगा। ठीक है, क्लियर? जी ओके सर। सर। चलिए इसी को समझते हैं, यहीं पे समझ ले। यहाँ पे तो केंद्र में नहीं है, तो केंद्र इसमें में चाहे वक्री, सर इसमें कोई ग्रह वक्री हो तो उसका कोई इफेक्ट थोड़ी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वक्रता यहाँ पे देखी नहीं जाती। ओके। उसमें वो आपको D9 में चेक जरूर करना पड़ेगा। उसके स्ट्रेंथ में अगर कमी आएगी तो रिजल्ट में कमी आएगी। माने जैसे समझ लीजिए रामावतार जी, थोड़ी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपने भी एग्जाम दिया, मैंने भी एग्जाम दिया, सुमित जी भी एग्जाम दिए। ठीक है। जी। मान लीजिए आपको 100 में से 100 मिल गया, और सुमित जी को मिल गया 50, और मेरे को मिल गया 40। पास तो सर हम सारे किए ना। हाँ सही है। लेकिन आपका जो बुद्धिमत्ता का लेवल है वो मैं छू नहीं सकूंगा। अकॉर्डिंग टू मार्कशीट, आप अपन तीनों ही जाके कहीं अगर ये देते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका मार्क्स चूंकि ज्यादा है तो आपको सबसे पहले लोग ये करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सुमित जी को करेंगे, फिर मुझे करेंगे। समझ रहे हैं? जी। मतलब स्ट्रेंथ किसका है, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, वो आपको देखना पड़ेगा। बन तो गया तीनों के लिए पास। पास तो हो गए, मैंने मालव को जो तीनों का ही बना, आपका भी बना, सुमित जी का बना, मेरा भी बना। ठीक। लेकिन आपका मालव्य का स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपको ज्यादा तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए तीनों को ही जॉब मिला, आपका तनख्वाह ज्यादा होगा, सुमित जी का उसके बाद होगा, मेरा उससे कम होगा। क्लियर? ओके। समझ में आ रहा है? तो कहां से आ रहा देखते है हैं, बिल्कुल सर कैसे बिल्कुल। देखते हैं? बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर समझ में ना आए तो कृपया मुझे फिर टोका कर लीजिए, टोक लीजिए। इसका रिजल्ट। हाँ बिल्कुल, इसका रिजल्ट, जातक का शरीर बहुत सुंदर होता है। माने उसको कहते हैं ना, सुठाम सुगठित देहस्य। मतलब
माने एकदम हट्टा कट्टा टाइप का जो है वो, और आपको देख के लगेगा कि ये बलशाली है। ठीक है। जातक का विल पावर बहुत ज्यादा होता है, आप उसको कभी भी माने उसको विल पावर में हरा नहीं सकते। और विल पावर जिसका ज्यादा होता है और काम करने में काबिलियत रखता है, रामावतार सर आप बता सकते हैं उसके अंदर क्या क्या होगा, है ना? क्योंकि उसके पास तो पोटेंशियलिटी भी है, स्ट्रैटेजी भी है, और काम करने लॉर्ड, की माने पूरा ये है, तो सफलता तो उसको मिलना ही मिलना है ना? ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसके पास कार व्हीकल वगैरह सब सब कुछ होता, सुखी होता वो। हाँ, सबसे मजेदार, अभी तक मैं किसी योग में ये नहीं कहा था कि मतलब वो उसका परिवार बहुत अच्छा होता है। परिवार मतलब उसका उसका परिवार मीन्स आपके परिवार, आपके स्त्री पुत्र। ठीक है। तो वो जो सुखी जीवन यापन मैंने बोला, सुखी जीवन अतिबाहित करेगा, तो यहां से आप कह सकते हैं कि उसके पत्नी जो है वो बहुत कौशली होगी और बहुत सुंदर होगी, और वो आप उसको मालूम है कि आप पति के दिल तक कैसे पहुंचा जा सकता, और वो माने मितव्ययी भी होगी, फिजूल खर्ची नहीं। मैंने क्यों बोला कि क्योंकि ये योग शुक्र से बनता है, और शुक्र उच्चस्थ होने से शुक्र अच्छा हो जाता है, और शुक्र आपका पत्नी का कारक है। हम्म। तो अच्छा शुक्र तो हमेशा ही आपके लिए तो बहुत अच्छा होगा ना। जैसे सर ब्री, बुध से भी, बोलिए। नहीं बताइए सर, आप बताइए। मैं तो वैसे पूछ रहा था मैंने कि बुध से भी कोई योग बनता है क्या सर? ओ, बता रहे हैं। जैसे इसमें देखिए, वृष, तुला, मैंने बोला मीन का हम्म। होने से ही तभी होगा मालव योग सूचित होगा। तो वृष लगन के लिए भी होगा। अगर यहाँ पे 2 रख देते हैं तो भी तो हो जाता है, यहाँ 12 रख देंगे तो भी हो जाएगा, टर्न ओवर हो जाएगा।